नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो हमारे ये कार्यक्रम रविवार का होता है, लेकिन देश कल यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उसके बाद नई नई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इसलिए हम आज ही यानी शुक्रवार को यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और चूंकि देश में तमाम राजनीतिक मुद्दे छिड़े हुए हैं, झारखंड का प्रोटेस्ट है, इसके अलावा देखा जाए तो डिलिमिटेशन बिल, एफआरसी बिल, ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर हमने चर्चा की है और आगे भी ये मुद्दे छाए रहेंगे। राहुल गांधी पर आज हम बात करेंगे। संसद सत्र ख़त्म हो गया। सरकार को जितना काम कराना था, जितने बिल पास कराने थे वो पास करा लिए। विपक्ष को जो हो हल्ला करना था, विपक्ष भी इसमें कामयाब हो गया। जी, किसको कितने नंबर मिले, कौन जीता कौन हारा, इस पे एक अलग बहस होती रहेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस का जो कार्यक्रम था रचनात्मक, जी, कांग्रेस का वो कार्यक्रम था जिसके मुखिया संदीप दीक्षित हैं, और उस दौरान राहुल गांधी ने जो एक्टिंग कर करके चीज़ों को किया, फॉरेन पॉलिसी का सवाल उठाया, उसमें मेलोनी वाला तंज भी था। जी, अमित शाह, मोदी सो नहीं पाता है, हम उसको पागल कर देंगे। जी, भाषा, एक्टिंग, ये राहुल गांधी क्या अनजाने में कर रहे हैं जी, या ये सोची समझी एक कवायद है जी, या फिर कुछ और है? क्योंकि हमने देखा वो 56 इंच वाला बंदर का भी वो टेडी लेके पवन खेरा एंड ग्रुप संसद के मकर द्वार पे प्रोटेस्ट कर रहा था। जी। तो ये सब तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्या ये सोच समझकर एक चरित्र हनन की कोशिश है? जी। पप्पू का जवाब है या फिर क्या है? देखिए, ये चरित्र हनन की कोशिश नहीं है और राहुल गांधी साजिशन अगर कुछ कर रहे होंगे तो वही जानते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आदतन सब कुछ करते हैं। उनकी आदत हो गई है कि उनके पास क्या है कि एक तो ज़्यादा दूर का दृष्टिकोण नहीं है, उनके पास ज़्यादा बड़ी सोच नहीं है, संकुचित सोच है और कह सकते हैं ऐसा जिस तरीके की उनकी राजनीति है कि वो बड़ी विकृत राजनीति करते हैं वो, और निचले स्तर की राजनीति करते हैं वो। तो आप देखिए मोहब्बत की दुकान जो वो चलाते हैं उसमें वही पकवान मिलता हो। जी, जी। तो अब आप देखिए कि वो जिस तरीके का वो कहने को है कि रचनात्मक कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर रचनात्मक कुछ भी नहीं था, सिर्फ निंदात्मक चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और क्या बात, वो एक्टिंग कितना बढ़िया था। नहीं, एक्टिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिर वो रचनात्मक कांग्रेस का सम्मेलन नहीं था, वो एक कॉमेडी शो था और उसमें राहुल गांधी ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन के करियर के दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि वो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक ये भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है। देश की जनता की उम्मीदें रहती हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता से बहुत बड़ी, और राहुल गांधी को देखना चाहिए कि उनसे पहले जो विपक्ष के नेता रहे हैं लोकसभा में, चाहे आप सुषमा जी को ले लीजिए, चाहे आप आडवाणी जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, शरद पवार विपक्ष के नेता रहे हैं, प्रणब मुखर्जी विपक्ष के नेता रहे हैं, सोनिया गांधी भी रही हैं, सोनिया गांधी विपक्ष के नेता रही हैं। क्या ऐसा एक्ट किसी ने किया? क्या इस तरीके की निचली राजनीति, क्या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अमर्यादित या असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी ने उनके किया? परिवार के 2 सदस्य उस पद पे रह चुके हैं। जी, और जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बीजेपी को राहुल गांधी को पप्पू कहने की अब कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वो खुद अपने आप को पप्पू साबित कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके का एक्ट किया है, आप सोशल मीडिया पर देखिए, ठीक है कि बहुत सारे लोग उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन
लेकिन जो देश की चिंता करते हैं, जिनको ये चिंता है इस बात की कि लोकतंत्र में कम से कम 2 प्रतिद्वंदी दल मजबूत होने चाहिए, तो उसमें से जब ये दिखता है कि दूसरा जो दल है उसका जो प्रमुख है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, न सिर्फ अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान कर रहा है, ये कहाँ की राजनीति है? ये कैसी लोकतंत्र से मिली जिम्मेदारी है जिसका राहुल गांधी निर्वहन कर रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि इसमें लगातार वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार का एक्ट हो, संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, संसद में वो कभी आंख मार देते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री को झप्पी डालने पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। और इसके अलावा भी आप देखिए कि किस तरीके से वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, स्पीकर से कई बार भिड़ जाते हैं। तो जिस तरीके का एक तरह कह सकते हैं कि एक अराजकता वाला जो नेतृत्व होता है ना, उस तरीके का नेतृत्व चल रहा है। और आपने जैसी चर्चा की कि संदीप दीक्षित बैठे थे, पवन खेड़ा बैठे थे, ये थे वो थे। अब जब नेता हो जिसको कि इस तरीके की राजनीति करनी है, संदीप दीक्षित वही है, सेना पे उन्होंने कुछ कहा था। जी, सेना पे कहा था, और भी कई उनके विवादित बयान रहे हैं। और जनता ने उनको न सिर्फ 2 बार अभी लोकसभा चुनाव हरा चुकी है, विधानसभा चुनाव भी इस बार हरा दिया था 3000 वोट मिले थे। हाँ, नई दिल्ली से। अब आप देखिए कि और वो जो वहाँ पर जो नेता वहाँ पर खड़े थे रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में, सबने देखा कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके के नेता हैं। कांग्रेस में बड़े सुविचार रखने वाले, बहुत बुद्धिजीवी और दूरदर्शी और जो देश की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले, विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले नेता भी हैं। लेकिन क्या आज उनको मुख्यधारा की राजनीति करने का कांग्रेस में शशि थरूर ने छात्रों की गूंज पे सवाल उठाया, उनको चुप कराने के लिए बोल दिया गया। और कैसे हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, चाहे वो मनीष तिवारी हों, दिग्विजय सिंह भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जी, तो इस तरीके की राजनीति से कोई वास्ता रखता नहीं है, इसलिए वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नहीं दिखाई देते हैं। इर्द गिर्द कौन कौन लोग दिखाई देते हैं? जिनको पता है कि हमारे बॉस को क्या अच्छा लगता है, वो उससे भी बढ़कर। आपने देखा पवन खेड़ा में ने किस तरीके से संसद में, जब खासतौर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था संसद परिसर में, 2 दिन की, आप लास्ट के 2 दिन की अगर वीडियोस देख लेंगे, उसमें पवन खेड़ा का जो बर्ताव था, सांसद होने के काबिल नहीं है पवन खेड़ा। जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, क्या और जिस तरीके के बयान देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। अरे भैया, ये लोकतंत्र है। हाँ, आप धमकी से यहाँ पर वोट नहीं मांग सकते हैं, किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं सामने वाले को। ये लोकतंत्र है। जनता चाहेगी तो आपकी सरकार बनाएगी, जनता चाहेगी तो आपको कभी सत्ता में नहीं आने देगी। हमेशा हैदराबाद जाके बचा नहीं जा सकता। जी, हमेशा हैदराबाद जाके बचा नहीं सकता। आपको अब एक सुरक्षा कवच मिल गया, आपको विशेषाधिकार मिल गए संसद सदस्य होने के नाते। तो आपने असम के सीएम के प्रति जो टिप्पणियां की थी, उसमें आपको कितनी राहत मिलेगी तो खैर कानून विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन लगातार आपका वो रवैया है, वो दिखा रहा है कि ये आपका निजी आपको लाभ करा गया कि आप संसद सदस्य बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नुकसान करा रहा है। आपके बारे में जरा कांग्रेस के जो आपके जो नेता हैं उनके अलावा जरा अपने बारे में प्रतिक्रिया लीजिए, दूसरों की जाके जनता के बीच में प्रतिक्रिया लीजिए। जनता आपको क्या कहती है, आपके बारे में क्या सोचती है, आपकी राजनीति के बारे में क्या सोचती है, ये पता लगेगा आपको। राहुल गांधी का जो कल का एक्ट था, उसमें उनके वीडियोज पर व्यूज आ गए होंगे, तमाम कमेंट्स आ गए होंगे, लाइक्स आ गए होंगे, लेकिन जो जनता ने अनलाइक कर दिया है इस एक्ट के चलते। और जो दूसरे देशों के यहाँ पर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, सारे देशों के दूतावास हैं, वो भी नज़र रखते हैं इस बात पर कि इस देश में क्या हो रहा है, यहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, यहाँ का सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, यहाँ का विपक्ष क्या कह रहा है। वो जब देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका प्रमुख नेता, उसका सबसे बड़ा नेता इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो भी तो अपने सरकारों को बताते हैं कि साहब ये जो दूसरों को बंच ऑफ जोकर्स कह रहे हैं, ये तो खुद ही जोकर हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी ने, और जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही होती है तो राहुल गांधी एक ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे सब पर पानी फिर जाता। तो राहुल गांधी का जो रचनात्मक था ना, तो उन्होंने बड़े रचनात्मक तरीके से कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल, राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि आरएसएस तो 3000 वर्षों में भी भारत को नहीं समझ सकता है। राहुल गांधी जिस संसदीय क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अवध में वो क्षेत्र आता है, रायबरेली, और अवध की संस्कृति और अवध की भाषा क्या है पहले वो सीख लीजिए, उसके बाद आप आगे कौन भारत को समझता है कौन नहीं वो पता चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर हम भाजपा की बात करेंगे, क्योंकि भाजपा के लिए अगर देखा जाए तो 2-3 महीने से चीज़ें अनुकूल नहीं हो रही हैं। संसद में अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं पहुँचे, विपक्ष एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया।
राहुल गांधी भी उसमें शामिल हैं कि अरे ये तो डर गए। भाजपा कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर सकता है, चूँकि नरेंद्र मोदी अमित शाह से हमेशा भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद रहती है कि ये कुछ करेंगे, अब तगड़ी पलटवार हो किया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। सीजेपी वाले लगातार धमकी दे रहे हैं। इस बीच एक और मामला आ गया, वहाँ भी यू टर्न लेना पड़ा। वो चाहे कोई भी मामला हो, लेकिन संबंधित सरकार से ही संबंधित और पार्टी से संबंधित व्यक्ति ने यू टर्न लिया। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर जो था वो सबसे बड़ा विलेन मिडिल क्लास के लिए बना दिया गया जी। ये तमाम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बांकीपुर में बीजेपी आ गई, हार गई। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी वो भारी दबाव में है? बीजेपी फूक कर कदम रखना चाहती है? क्या आखिर बीजेपी के आत्मविश्वास में क्या कमी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हम पिछला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव देखें तो उससे ठीक पहले किसान आंदोलन हुआ था और उसका नुकसान बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा था। और बीजेपी का जो टैली था 2017 वाला, उस पर काफ़ी फर्क पड़ गया था और कई सीटों पर बीजेपी बस किसी तरीके से बच गई थी हारते हारते। तो बीजेपी इस बार रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को और बड़ा झटका लगा यूपी से ही। तो यूपी में बीजेपी की जीत के लिए जरूरी है कि वहाँ अभी देश का भी माहौल में कोई बड़ा राजनीतिक विवाद नहीं हो और साथ में कोई इस तरीके का बड़ा धरना प्रदर्शन ना हो जाए, जैसा कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि अगर FCRA बिल पास हो जाता है तो एक खास धर्म समूह के लोग धरना प्रदर्शन पे उतर सकते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है, विदेशों से दबाव वाले आ जाएंगे जी, तो विदेशों से सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें समानांतर रूप से चल रही थी दूसरी ओर से भी। तो सरकार ने फिलहाल कोई रिस्क नहीं लिया है। सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार का विवाद हो, सब कुछ हंसी खुशी के साथ हो जाए और योगी आदित्यनाथ ने जो 10 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर वोट मिल जाए। लेकिन अब विकास के नाम पर वोट मिलता भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2, 4, 5 विधानसभा चुनावों को हम देखें तो एक फ्री का जो मॉडल आ गया है उसने बड़ा जनता को एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रमित कर दिया है कि अब सही को वोट डालें कि फ्री पर वोट डालें। तो अक्सर वोट फ्री में पड़ रहा है और वो फ्री वाली चीज़ के लिए पड़ रहा है और वहाँ पर कोई भी जो पार्टी जो सबसे ज़्यादा वादे कर रही है वो सत्ता में आ जा रही है। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी क्या ये फ्री वाली राजनीति होती है या कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में आते हैं या फिर किसी और को मौका मिलता है, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन बीजेपी, आपने सही कहा कि फूंक कर कदम रख रही है पिछले 2-4 महीनों से, दबाव ऐसा लगता है कि दबाव में है। लेकिन देखिए, अगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दबाव में, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकाल थे उसमें वो जिस तेजी से काम कर रहे थे, जिस दृढ़ता से निर्णय कर रहे थे, बड़े बड़े निर्णय कर रहे थे जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, वो काम कर दे रहे थे। तो हम उन 2 कार्यकालों से इस कार्यकाल की तुलना करते हैं। हमको देखना होगा कि वो दोनों में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, इसमें बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। यहाँ पर हर विधेयक पर तो एक एनडीए में ही वो बाहर से समर्थन क्या पहले लें, पहले एनडीए में ही बनानी पड़ती है कि भैया ये जो इसके प्रावधान है, ये इस पे आपत्ति आपको है तो चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो ये एक मजबूरी है कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं है बीजेपी की। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन सभी दलों की राय लेनी पड़ती है। अब और ये जो हमने देखा डिलिमिटेशन और FCRA, सरकार इसको इस सत्र में पारित कराना चाहती थी, लेकिन जैसा कि स्थितियां बनी कि संसद का सत्र ही नहीं चला, तो दोनों पक्ष की अपने अपने जीत के दावे तो सब कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारा विधायी कामकाज हो गया, विपक्ष कह रहा है कि हम 5 महत्वपूर्ण बिलों को सरकार ना ला सके, ये ऐसा करने में हम सफल रहे। तो अपनी अपनी जीत के दावे सब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि संसदीय लोकतंत्र का एक ये कह सकते हैं कि विफलता का प्रमाण है कि 20 तारीख से शुरू हुआ सत्र, 20 जुलाई से शुरू हुआ, 13 अगस्त को सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जब विपक्ष में थे तब भी ऐसा होता था। नहीं, लेकिन आप देखिए कि ना लगातार वॉश आउट नहीं होते थे। अब आप पिछले, अगर हम 2024 वाला ये जो चुनकर आई है लोकसभा, इसी का देख लें तो ऐसा कौन सा सत्र है जो निर्बाध रूप से चल गया? ऐसा कोई सत्र नहीं है। तो और सत्र से पहले कोई या तो विदेश से मामला आता है या राहुल गांधी विदेश जाते हैं। तो ये सब बड़ी संदिग्ध चीज़ें हैं कि ये देश के संसदीय लोकतंत्र पर कौन अटैक कर रहा है, कौन नहीं चाहता कि सदन बाधित हो और जो 543 सांसद जो कि अपने अपने
अपने संसदीय क्षेत्रों के मुद्दे उठाने की तैयारी करके आए थे, वो सब के सब वंचित रह गए। प्रश्नकाल और शून्यकाल तो चला ही नहीं है। तो ये इससे देश की जनता का नुकसान हुआ है। सरकार को तो अपना काम डपली पीटना है, वो उसने कर लिया। सबसे ज्यादा नुकसान तो विपक्षी सांसद को होता है इससे। और अब अगर हम आगे की बात करें तो देखना होगा कि अगले सप्ताह जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि हम ये जो लड़ाई है ये सड़कों पे ले जाएंगे, तो कांग्रेस अब क्या निर्णय लेती है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जैसा कि चुनाव भी हैं अगले साल की शुरुआत में भी महत्वपूर्ण राज्यों में, तो उन चुनावों को देखते हुए और जो लोकसभा में या संसद सत्र के दौरान जो मुद्दे चर्चा में रहे उनको कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाती है, और किस इसी एक्ट के जरिए, ये जो राहुल गांधी का एक्ट था, इसी एक्ट के जरिए आगे बढ़ाती है या एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ाती है, इस पर देश की निगाहें जरूर लगी रहेंगी। चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी अगर इस तरीके से व्यवहार रखते हैं तो अगला विंटर सेशन कैसे चलेगा? जी, वो भी नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जरूर कोई ना कोई बाहर से, कोई विदेश से कोई मुद्दा आ जाएगा। कोई विदेश क्या गारंटी कि अमित शाह का उस समय इस्तीफा मांगना राहुल गांधी छोड़ दे? जी बिल्कुल। और आप देखिए ना कि पिछले बार राजनाथ सिंह निशाने पर थे नरवणे साहब की किताब को लेकर, इस बार अमित शाह थे, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे। तो एक एक मंत्री को, और आपने जैसा कि नितिन गडकरी जी के नाम तो नहीं लिए लेकिन आपने संकेत उसी ओर दिया था, तो अगली बार हो सकता है कि वो उनका नाम लेकर आ जाएं कि लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि यूपी में चुनाव है और किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है इथेनॉल से, तो ये मुद्दा उठाना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन देश में राजनीति होती है और होती रहेगी, और इन्हीं में कौन किस पर भारी पड़ता है ये हम सब आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अपना ये कार्यक्रम समाप्त करें सर, प्रभा साक्षी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।